सदन नहीं चलने देना चाहते, मैं सदन को चलाना चाहता हूं। सदन को आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 करोड़ पर घंटे खर्च होता है, 9 करोड़ एक दिन में पैसा खर्च हो रहा है। ये जनता के एक्सचेकर का पैसा है, बिहेवियर से आप वेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात है, तो वहीं खाड़ी देशों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा के चुने जाने के बाद हालात ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। दुनिया इस संकट को लेकर चिंतित है, लेकिन हमारे देश में आपदा में अवसर तलाश किया जा रहा है। आज बजट सत्र के दूसरे दिन, जहां आपको बताते चले दूसरे चरण के पहले दिन लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट संकट पर सरकार का पक्ष रखा, लेकिन विदेश मंत्री का बयान शुरू होते ही विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा काटना शुरू कर दिया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन विदेश मंत्री की ओर से सरकार का क्या पक्ष है, ये जानने के अलावा विपक्ष हंगामा काटने लगा, जिससे बाद जहां आपको बताते चले जबरदस्त हंगामा देखा गया, जिसके परिवार के लोग जो इस समय खाड़ी देशों में फंसे होंगे, वो सरकार का क्या रुख होगा उसे जानने के लिए बेचैन होंगे। लेकिन बढ़ते कच्चे तेल के दामों पर सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है, उस पर सरकार का क्या रुख होगा, पूरा देश जानना चाहता होगा। लेकिन विपक्ष का शोर बता रहा था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सियासत ही सेकनी है, यानी कि सियासत की रोटी सेकनी है। सियासत के आगे इन सब चीजों के उनको कोई लेना देना नहीं। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से विपक्ष का सरकार के जिस प्रकार से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जो रवैया था वो कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं था। माना विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना, लेकिन सरकार की क्या रणनीति है उसको सुनना भी विपक्ष का ही काम है। आज जो तस्वीर सामने आई वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या हर मुद्दे पर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है? इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले सुनिए वार पलटवार। India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I'm confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है, और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं, फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया, और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है। आप लोग को सुनना नहीं है। I have never seen such irresponsible opposition party in my lifetime. पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। किस प्रकार विपक्ष, खास करके कांग्रेस पार्टी, सदन के मर्यादा की धज्जियां उड़ा रही है।
सदन में आपको याद होगा बजट सेशन के पहले सत्र में माननीय स्पीकर के विरोध में एक मोशन लाया गया था, उनको इम्पीच करने का मोशन लाया गया था। उसमें कई गलतियां होने के बावजूद ये स्पीकर साहब का बड़ा हृदय का परिचय था कि उन्होंने विपक्षी पार्टियों को बुला करके उसमें तारीख और नाम भी ठीक करवाया ताकि एक डेमोक्रेटिक तरीके से सदन चल सके। एक दूसरे प्रस्ताव के साथ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आ गई है। कहीं न कहीं ये जो अराजकता है कांग्रेस पार्टी की, एक परिवार का ये जो माफिया राज चल रहा है, जिसमें वो सदन को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहां पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। के मुंह से भी कि विदेश नीति पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार अपना पक्ष क्लियर कर रही थी, संसद के पटल से विदेश मंत्री खुद खड़े होकर बोल रहे थे, लेकिन उस समय विपक्षी दल जो कर रहा था, वो तस्वीरें जो आई, वो देश समझ नहीं पा रहा कि विपक्ष इस समय किस तरह की रणनीति अपनाता हुआ नजर आ रहा है। हर एक मुद्दे पर हो हल्ला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बिना जानकारी के पहले ही हो हल्ला हो जाना। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि 1 महीने आप रूस से तेल खरीद लीजिए, तमाम तरह की वो बयानबाजी भी लगातार हम सुन रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है और सवाल करना लाजमी भी है। लेकिन एक समय होता है, सरकार का जवाब भी सुनना उतना ही जरूरी होता है। लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, हंगामा। ये पूरा करोड़ों देशवासी इसको सुन रहे थे, संसद को दूसरे दिन का भी पूरा रुपया खराब होता हुआ नजर आया। जिस प्रकार से जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, मैं बैठा हूं चर्चा करने के लिए, लेकिन 9 करोड़ रुपया जनता का हर दिन संसद से पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो युद्ध से महंगाई वाली चुनौती क्या है, सरकार की नीति, इस पर लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है। और विदेश नीति क्या पूरी तरह से धाराशाही हो गई है, यह भी सवाल है बड़ा। और संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है। तो अब वार पलटवार आपने सुना, और इन सब के बीच अब मेहमानों की मौजूदगी है, और इसके अलावा मैं जानूंगी कि आखिरकार युद्ध से महंगाई वाली चुनौती अब सरकार की क्या है नीति। तो पैनलिस्ट की मौजूदगी है, नरेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ रवि जी जुड़ चुके हैं। तो रवि प्रताप सिंह जी, जिस प्रकार से मैं लगातार यही सवाल पूछ रही हूं कि आखिरकार विपक्ष सरकार से सवाल करे, लेकिन सुनना भी तो विपक्ष की ही जिम्मेदारी होती है। रवि प्रताप सिंह, आज 10 दिन बाद भी अभी सुनने के लिए कुछ बाकी है। जब युद्ध का 10वां दिन चल रहा है, 60 रुपया आपने गैस का दाम बढ़ा दिया, 150 रुपया आपने कमर्शियल गैस के ऊपर सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, और ट्रंप कह रहा है कि 1 महीने के लिए हम विवाद कर रहे हैं, यू कैन परचेज द ऑयल फ्रॉम रसिया ओनली ऑन दोज शिप्स व्हिच आर अंडर सी। ये नहीं कह रहा है कि दूर के जो फंसे हुए हैं। और वो ट्रंप, आप बताइए कि हमारी मेहमान नवाजी के लिए हमारे बुलावे पे एक सबमरीन आती है जो कि हमारे राष्ट्रपति को सलूट करके जाती है, और हिंद महासागर में ट्रंप उसको घेर के मार देते हैं। और भारत सरकार एक शब्द नहीं कहती है, भारत सरकार एक शब्द नहीं कहती है कि तुम कौन होते हो कहने वाले कि 1 महीना का हम तेल खरीदेंगे। कौन होता है ट्रंप, एक संप्रभु राष्ट्र को ये बताने वाला कि हम तेल कहां से खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे। तो अब ये सारी चीजों पे जब आप मौन बर्तावलंबी होकर के देश को गुमराह करेंगे, और आज संसद का सदन चल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि आपकी बातों को हम सुने।
10 दिन में आपको इस भारत का कण-कण जान जाना चाहिए, बच्चा बच्चा जान जाना चाहिए कि आपकी नीतियां क्या हैं, कैसे हारमुज स्टेट बंद हो जाने के बाद आप कहां से तेल लेकर के आए। हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? संसद का सत्र किस लिए है? 9 करोड़ रुपया बहुत छोटी चीज है। आप देख लीजिए, $150 तक तेल के दाम जाने वाले हैं और हम लाखों करोड़ के घाटे में होंगे इसी सस्ते तेल से। 30 लाख करोड़ रुपया हमने एक्साइज से कमाया था रसिया और यूक्रेन के युद्ध में, सस्ता तेल खरीद करके, और अब ट्रंप हमारे ऊपर लाखों करोड़ का घाटा करने वाला है। आप ये बताइए, हमारे यहां जीवन और जीविका प्रभावित होगी, हमारे यहां रोजी और रोजगार प्रभावित होगा, हमारे यहां गरीबों की थाली महंगी हो जाएगी, चमकदार धातुएं महंगी हो जाएंगी, पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा, गैस महंगा होगा, हमारी संप्रभुता पे आंच आ रहा है। इतना लचर प्रधानमंत्री आज तक कभी नहीं हुआ जो साष्टांग दंडवत करता हो किसी विदेशी शक्ति के सामने, और उस बहुरूपीय ट्रंप के आगे जिसकी खुद की हैसियत नहीं है। और आप कहते हैं कि आज हमको हाथ पे हाथ रख के सुनना चाहिए। झूठ का पेटेंट कराने वाली ये भाजपा सरकार से एक और झूठ का पुलिंदा हम सुने। 10 दिन तक क्या किया इन्होंने? देश जानना चाहता था कि आपने क्या किया, कितना विरोध किया आपने। जब आपकी वो मारी गई पनडुब्बी तो कितना विरोध किया, ट्रंप ने कहा तो कितना विरोध किया। ट्रंप का वाणिज्य सेक्रेटरी कहता है कि हमने वेबाब किया है। आप समझते हैं वेबाब का मतलब क्या होता है? आपके सर्वाधिकार में जो चीज सुरक्षित होती है, आप छोटी सी उसको एक सहूलियत देते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई है। ठीक है नरेंद्र जी, मौजूदा स्थिति में क्या विपक्ष का रवैया सही है क्या? एकदम सही है विपक्ष का रवैया। सुन लीजिए। देखिए, सत्ता और विपक्ष की जो बात है वो तो ही है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो देश के साथ हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। जैसे गैस का सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया, जो घरेलू गैस सिलेंडर है, और कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 116 कितना हुआ है वो भी महंगा हो गया है। 150 सर। हाँ ठीक है, जो भी हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि भोजन तो करना है, खाना सब खाएंगे। महंगाई एक बार बर्दाश्त की जा सकती है। हाँ। तमाम मुश्किलात के बावजूद महंगाई को हम लोग झेल लेंगे, लेकिन अगर एक बार इज्जत चली गई तो उसकी वापसी असंभव होती है। मुझे लगता है कि ये जो डिक्टेट कर रहे हैं अमेरिका के लोग भारत को, कि हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, शर्म की बात है, और इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ। जरूरी नहीं है कि लड़ाई की जाए। मुझे अच्छी तरीके याद है, मनमोहन सिंह जी की सरकार जब 2009 में बनी थी तो 10 या 11 वो गए थे अमेरिका, तो उनसे सवाल हुआ इराक युद्ध पर, तो उन्होंने अमेरिका में बैठ करके भरी सभा में कहा कि नहीं, इराक पर जो हमला किया है अमेरिका ने, यह उचित नहीं है, ये गलत था। तो मेरे कहने का मतलब, भारत की हमेशा आवाज सुनी जाती थी और भारत एक अपना अलग उसकी भूमिका होती थी। लेकिन ये जो ट्रंप अभी कोई कह रहा था, ट्रंप का कोई मिनिस्टर था या सेक्रेटरी था, कि हम चीन के बराबर, चीन से धोखा खा चुके हैं, भारत को बहुत छूट नहीं देंगे। हाँ। अरे भाई, आप अपना काम करो, भारत अपना काम करेगा। बिल्कुल। ये कौन सी बात है कि हम छूट नहीं देंगे, लगाम टाइट रखेंगे, फलाना करेंगे, धमाका करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महंगाई से ज्यादा जरूरी चीज है। हाँ। कि हमें अपनी जो स्वाभिमान जो हमारा है उसको सुरक्षित रखना। हाँ। और वो सुरक्षित रखना भाई मनमोहन, लेकिन नरेंद्र जी, विपक्ष लाया था ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव और सरकार से कह रहा था, चर्चा की मांग की गई थी, उसके लिए आज चर्चा बुलाई गई थी। उन्होंने कहा नहीं भैया, आज हम इस पे नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। समय होता है ना हर चीज का चर्चा करने का। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ, पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। बजट का हमेशा विपक्ष विरोध करता है। तो पहले एक परंपरा थी, मुझे लगता है आज भी वही होगी या नहीं होगी, जो भी हो, एक परंपरा थी पहले, विपक्ष जो है एक प्रस्ताव लाता था कि जो बजट की व्यवस्थाएं की गई हैं वो सारी गलत है, वो पूरा बजट जो है काट करके 1 रुपया कर दिया जाए। तो क्या 1 रुपये में सरकार या प्रदेश या देश चल सकता है? नहीं चल सकता ना। तो यह भी गैर जिम्मेदाराना है।
सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को चाहिए कि मिलजुल करके देश को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन किसी चीज को अगर इंजन चलना है तो पक्ष और विपक्ष दोनों तो सहयोग करेगा ना। रवि जी, आज पूरे जो 1 करोड़ लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, उनकी भी निगाहें थी कि आखिरकार भारत सरकार की क्या कुछ राय होगा इस पूरे मामले में, क्या मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएगा भारत। लेकिन आज तो फिर से वही स्थिति, हंगामा ही हंगामा। आप ये बताइए कि युद्ध का 10वां दिन है और अब उसका क्वांटम कम होता जा रहा है। ईरान ने कहा है कि हम अब प्रेसाइज अटैक करेंगे, बहुत इनको ज्यादा अटैक करने की आवश्यकता नहीं है। और 10 दिन में भारत सरकार का ये नीति ही सामने नहीं आया कि हमारे जो 1 करोड़ लोग हैं वो कैसे आएंगे। अब दूसरी बात आपसे बताना चाहते हैं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न इट वाज अ मिस्टेक, जब पूछा गया कि आपका यह आक्रमण कैसा अमेरिका का था, अमेरिका की धरती पे उन्होंने कहा, और भारत की धरती पे आकर के अमेरिका का वो कहता है बंदा कि 20 साल पहले जो हमने गलती दोहराई वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे भारत के साथ। अब बताइए कि कौन वो होता है कि वो कहता है गलती नहीं दोहराएंगे, कौन वो होता है जो कहता है कि आपके हितों के छाती पे मूंग दल के हम अपने हितों को सर्वोपरि रखेंगे। जिस तरह से अमेरिका कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, क्यों भारतीय फर्स्ट नहीं हो सकते? क्यों भारत का प्रधानमंत्री नहीं कह सकते कि अपने हितों की रक्षा के बगैर मैं कोई आपकी बात नहीं सुनूंगा? और उसकी इतनी हिमाकत कैसे हुई कि आकर के ये कहता है, और उसकी इतनी हिमाकत कैसे हुई कि वो कह रहा है कि आप 1 महीने तक तेल खरीदेंगे? वो हमको बताएगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। जब हमारे ऊपर सैंक्शन लगा था ना, तब भी हम अपनी मर्जी से तेल खरीदते थे, हम उसकी बात में झुकते नहीं थे। परमाणु परीक्षण आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, देश उनके साथ खड़ा था। यही अमेरिका ने जब लाल गेहूं देना बंद किया, एक वक्त का उपवास रखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, यह देश 1 दिन का उपवास रखा और हम आत्मनिर्भर हो गए। और ये जान लीजिए कि स्वामीनाथन जी और एन बोरलो की अध्यक्षता में जो समिति बनी हरित क्रांति की, हम आज गेहूं का एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कभी घुटने नहीं टेके अमेरिका के आगे। नरेंद्र जी, कभी घुटने नहीं टेके। आज घुटने टेकने की बात कैसे आ गई? तेल खरीदो तब घुटने, नरेंद्र सरेंडर वाली बात कर रहे हैं ना, उसी मुद्दे पर आ गए। ठीक है नरेंद्र जी, आज विपक्ष की ओर से यही आरोप लगा रहे केवल भैया ट्रंप को खुश करने के लिए घुटने टेक रही सरकार, अमेरिका से रिश्ते सुधारते सुधारते ईरान में संबंध बिगाड़ दिए हैं। क्या कहेंगे? खुश नहीं, वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दूंगा, अपनी कैरियर बचाने के लिए साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। वो खुलेआम कहा है उसने। हाँ नरेंद्र जी, एक बार सवाल फिर से दोहराइए। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि ट्रंप को खुश करने के चक्कर में ईरान से संबंध बिगाड़ लिए हैं। देखिए संबंध अब इस समय अमेरिका जो है वो एकदम सर्वशक्तिमान अपने को महसूस कर रहा है और वो एकदम मतांध है। तो इस तरीके से मतांध है कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से पत्नी के साथ उसको उठा लाया और कहीं कोई रिएक्शन नहीं हुआ और अपने यहाँ बंदी बना के रखा है। तो उसका दम्भ बहुत बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि अवॉइड करते होंगे प्रधानमंत्री जी की से क्या जो है वो वाद विवाद किया जाए, लेकिन ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये देश की अस्मिता का बात है, देश की अस्मिता का सवाल है। मुझे लगता है कि रिएक्ट तो करना ही चाहिए कि भाई देखिए ये चीज ठीक नहीं है, हमारे देश में अच्छी नहीं मानी जा रही है, आप इस तरीके की बात मत करें। और अगर उसके बाद भी करता है तो संबंध आगे कितना बढ़ाया जाए, कितना न रखा जाए, इस पर भी विचार होना चाहिए। ईरान ने जिस प्रकार से वो जारी किया था कंडोलेंस वाला खामनेई का, भारत ने भी तो हस्ताक्षर किए ना उस पर, विदेश मंत्री का वो ट्वीट भी सामने आया था उस पर विदेश मंत्रालय। बहुत सारी चीजें हैं, शांति के पक्ष कर रहा है हमारा देश हमेशा से। नहीं, मैं देश की नीतियां बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो उसके बयानात हैं जो सीधे हमको चैलेंज कर रहे हैं, हमारे स्वाभिमान को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे बयानों का मुखालफत होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार को ये कहना चाहिए कि भैया आप कौन होते हैं, रवि प्रताप जी, आप कौन होते हैं कि 30 दिन में हम पेट्रोल डीजल खरीदें, कच्चा तेल खरीदें न खरीदें। हमें जो करना होगा हम करेंगे। लेकिन सरकार की अपनी मजबूरियां होंगी, वो हम क्या बताएं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो इस तरीके के बयान है उनका मुखालफत होना ही चाहिए। बिल्कुल रवि प्रताप जी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और 99 में कारगिल का वार चल रहा था, तो इसी अमेरिका ने उनको फोन करके कहा था कि पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, और उन्होंने दिलेरी दिखाते हुए कहा था कि यदि पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो परमाणु का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान का नाम दिलेरी दिखाई, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो आप बताइए कि वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती थी। हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वो घुटने नहीं टेके और लोगों से कहा कि भाई, आह्वान किया कि एक वक्त का उपवास रखिए। देश एक दिन का सोमवार को उपवास व्रत रखता था और हम गेहूं की निर्भरता खत्म कर दिए। जब निक्सन आदरणीय इंदिरा गांधी जी से बात नहीं कराए, 40 मिनट उठ के चली आई आंखों में आंख डाल करके, झुका नहीं उनके सामने। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारी सेनाएं सुपरमेसी पे थी, तब ट्रंप वहां से कहता है कि भाई अब सीजफायर हो गया, और 70 बार कहता है, हम एक बार भी नहीं बोलते हैं। ट्रंप कहता है कि मोदी जी कहते हैं कि आई लव ट्रंप, मैं समझ नहीं पाता कि वो क्यों कहते हैं, अदरवाइज मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। अब एप्स्टीन फाइल से लेकर के पॉलिटिकल कैरियर किसके दबाव में, किस दबाव में, जान लीजिए कि ये तमाम लोग जान रहे थे। अभी तक मुझे जहां तक जानकारी है, हमारा जो ट्रेड डील है वो साइन नहीं हुआ है। बिना साइन हुए कैसे हमको दबा रहा है, धमका रहा है। और ये बताइए कि आज से पहले आजाद भारत में जब हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी किसी देश की इतनी औकात नहीं थी कि भारत को इस संप्रभुता से इस तरह से खिलवाड़ करे। जब 1949 में अक्टूबर में आदरणीय नेहरू जी गए थे अमेरिका, तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति आया था प्रोटोकॉल तोड़ करके एयरपोर्ट तक, और बोला कि आप दो ध्रुव जो बन गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक तरफ से रसिया का साम्यवाद था, दूसरी तरफ से पूंजीवाद था अमेरिका का। उन्होंने कहा कि हमारे पूंजीवाद को ज्वाइन कर लीजिए, और बड़ी दिलेरी से इनकार किया आदरणीय नेहरू जी ने। और केवल 13 साल बाद एक गुट निरपेक्ष आंदोलन और संघ खड़ा कर दिया, 135 देशों का नेता बन गए। वो थे विश्व गुरु जो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिए। 3 देश आपस में लड़ने के लिए उतारू नजर आ रहे हैं, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका है, तो असर भारत पर ना हो तो ये तो हो भी नहीं सकता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कच्चे तेल की आपूर्ति पर बाधित हो रहा है, गैस की सप्लाई पर इसका सीधा संकट हो रहा है, सोना चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर, शेयर मार्केट पूरी तरह से धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र जी, ये जो एकदम से दाम बढ़ गया है, ये थोड़ा सा नियंत्रित होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि रसिया ने ईरान से कहा है कि जो वो पैसेज है जहां से जहाज निकलते हैं पानी वाले, आपने उसको बंद कर रखा है, अब आप उसको खोलिए। तो मुझे लगता है ईरान जो है रसिया की बात मान सकता है। यदि वो रसिया की बात मान जाता है तो तेल या गैस के दाम जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने की संभावना रहेगी। अब देखिए क्या होता है, 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से एक तरफ युद्ध हो रहा है, भारत में भी इसको लेकर आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है? आपदा में अवसर, कौन सी ऐसी आपदा हुई है जिसमें अवसर न तलाशे गए हों? ये विचित्र देश है, यहाँ के लोग भी विचित्र हैं। अभी कुछ साल पहले वो कोविड आया था, उसमें जो इंजेक्शन 150, 200, 400 रुपए के मिलने वाले थे, उनकी कीमत 80,000, 85,000 रुपए तक गई है। तो इसको मत बोलिए आप, यहाँ तो आपदा की तलाश में लोग रहते हैं, लेकिन आपदा जब आ जाती है इसका हिसाब कौन देगा? जनता के टैक्स से पैसे 9 करोड़ रुपए खर्चे हो रहे, विशेष सत्र बुलाया गया, ओम बिरला के मामले में आज चर्चा होनी थी, क्यों नहीं हुई चर्चा आज? देखो एक चीज मैं बताऊं आपसे, ये 9 करोड़ हो या 90 करोड़ हो, वहाँ और ऐसी पहली बार नहीं है भाई, वहाँ जो बैठने पूरा वाले लोग, सत्र चला गया, ऐसा कभी कभी देखा हमने। वहाँ बैठने वाले लोगों को इसकी चिंता नहीं है। आप स्टूडियो में बैठ करके इसकी चर्चा कर रही हैं, जो वहाँ बैठे लोग हैं इसके बारे में सोचते भी नहीं होंगे, वो चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, क्योंकि उसका सीधा खामियाजा अपने देश की जनता भुगतती है, टैक्स पेयर भुगतते हैं। नहीं, जगदम्बिका पाल जी आज संसद से सीधे बोले हैं, इस मुद्दे को उठाया उन्होंने। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जगदम्बिका पाल जी ठीक है, वो कहे होंगे, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी बात का असर मेरे ऊपर सीधे पड़ेगा तो मैं उस बात को गंभीरता से लूंगा और उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये जिन लोगों ने वहां खुराफात मचा रखी है,
क्यों मचा रखी है वो अलग का विषय है, लेकिन इसका असर जैसे आप कह रहे हैं 9 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है और कोई बात आगे बनती नहीं है, तो उनके सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, चाहे 9 करोड़ खर्च हो चाहे 90 करोड़ हो। हाँ ठीक है, रवि प्रताप जी। देखिए, बात 9 करोड़ रुपए की नहीं है। 9 करोड़ रुपया बहुत छोटा अमाउंट है। आज देश के सामने जो समसामयिक सत्यता है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें उस चीजों पे चर्चा जो कि अपने बिरला जी के ऊपर हो, ये कोई बहुत औचित्य नहीं रखता। हाँ। आज जब देश के सामने, आपने ही कहा कि 1 करोड़ लोग जो हमारे गल्फ में हैं वो फंसे हुए हैं, और उसके बाद हमारे सामने एक विकट समस्या है कि जो 163 किलोमीटर का हार्मुज स्ट्रेट है, उसका जो सकरा जहां पे है वो केवल 33 किलोमीटर है और उस पे ईरान का आधिपत्य है, और ईरान ने कहा कि वहां से गुजरने नहीं देंगे। तो हमारे ऊर्जा की जरूरत का उस हार्मुज स्ट्रेट से करीब 35 से 40% तेल हम एशिया का वहां से लेकर के आते हैं, जो मिडिल ईस्ट से हम खरीदते हैं। तो अब ये जान लीजिए कि जब इतनी बड़ी विभीषिका हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है, जो कि अनिश्चित है, उस पे बात होना चाहिए। हमारी संप्रभुता पे सीधा प्रहार हो रहा है, उस पे बात होनी चाहिए। हमारे देश की अस्मिता पे प्रहार हो रहा है, उस पे बात होनी चाहिए। हमारे लोगों की जीविका, जीवन और उसके अस्तित्व पे सवाल उठ रहा है, उस पे बात होनी चाहिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बिरला जी पे बात करें। अरे भाई, बिरला जी पे तो कल भी आ सकता है। बिरला जी रहे जाए, बहुत छोटी सी बात है। बिरला जी चाहे लोकसभा के अध्यक्ष रहे या चले जाओ, इतनी बड़ी देश के लिए आवश्यक नहीं है जितनी आवश्यक है कि हमारी संप्रभुता किस तरह से अखंडित रहेगी। हमारी संप्रभुता पे कोई उंगली उठाए और आप कहती हैं कि हम चुप रहे। हमारा देश, ये जान लीजिए कि हमेशा एक रहा है। कभी भी लड़ाई के दौरान, कभी अगर विषम परिस्थिति देश पे आई है तो देश बंटा नहीं। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि सबने समवेत स्वर में सरकार को अधिकार दिया। 62 की लड़ाई में भी बहुत छोटी संख्या थी भाजपा की, जनसंघ वालों की, तब भी वाजपेयी जी के कहने से भी स्पेशल सत्र बुलाया गया। ये कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। आपको एक बात याद दिला दूं, राफेल के मुद्दे पे पूरा का पूरा सत्र खत्म हो गया था, लेकिन भाजपा ने एक जवाब नहीं दिया था। यही हाल हुआ था जब बोफोर्स का हुआ था। ये लोग तो न जाने क्या क्या करते रहते थे, आज दुहाइयां दे रहे। चूंकि इनके पास कोई ठोस और औचित्य जवाब नहीं रह गया है रचनात्मक, इसलिए इनको किसी तरीके से छुपना है। और मैं आपको दूसरी एक सबसे बड़ी मार्मिक बात बताना चाहता हूं कि जब देश का इतना बड़ा एक प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, भगवान का अवतार हूं, राम को भी पकड़ के लाता है, सारे युद्धों को बोला वही रुकवा देता है, विश्व गुरु का तमगा लेकर के घूमता है, ट्रंप जी उसके परम मित्र हैं, उसके बाद भी एक मित्र ने इस तरह से तार तार कर दी भारत की इज्जत, तो फिर भी हम ना बोले। और आपदा की जो आप बात कर रहे थे ना, आपदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शुरू किया था उड़ान, उड़े आम आदमी और कहा था कि चप्पल से उड़ेंगे। कोविड में भी, पहलगाम में भी, पुलवामा में भी, अभी अभी होली पे भी मैं कह रहा हूं 6000 का टिकट 60,000 में बिका है। और कुंभ की त्रासदी में भी जो आम आदमी चप्पल वालों को उड़ने के लिए बताया गया था, चप्पल वाले तो उड़ नहीं पाए। उनके हौसले और उनकी इच्छाएं जरूर परवान लगा के उड़ गई। क्योंकि ये जो आया था फ्लेक्सी टिकट, इस फ्लेक्सी टिकट के कारण में आज ये कंपनियां जा करके 4,000 का टिकट 40,000 में बेचती हैं। और यही हुआ था बीच में जब एक कंपनी की मोनोपोली थी इंडिगो की, तो यह देश आपदा में अवसर सरकार तलसवाती है। एक दो लोगों को खुश करने के लिए सबकी बलि चढ़ा देती है, जमीन से लेकर के आसमान तक एक व्यक्ति को गिरवी कर देती है। शांति का पुरस्कार लेने के लिए बड़े परेशान थे ट्रम्प साहब, और आज वही युद्ध की बात कर रहे हैं कि मोस्तबा नहीं बैठेंगे, हम जो चाहेंगे वो बैठाएंगे, भारत कब कितने कहां से तेल ले। कौन होते हैं ट्रम्प? कौन होते हैं? अरे वो इस समय मतांध है सत्ता, वो ताकत के उसमें वो कुछ भी बोल सकता है। आप हमको बताइए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पत्नी समेत बेडरूम से रात में खिंचवा करके अपने यहाँ ले आया। दुनिया का एक भी देश नहीं बोला, एक भी देश, मतलब कितनी गलत बात है। तो वो सोच रहा है कि दिक्कत क्या है कि पहले 2 ध्रुव होते थे दुनिया में, एक में सोवियत संघ होता था और एक तरफ अमेरिका होता था। सोवियत संघ टूट गया, रसिया जो है उतना ताकतवर है नहीं, रसिया को यूक्रेन से फंसा के रख रखा है। तो कुल मिला करके आप देखिए ना, उसकी मोनोपोली जैसे दुनिया में चल रही है, उसको कोई सही बात भी नहीं बोलने वाला है। और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं
यूनाइटेड नेशन टाइप की, वो सब गौड़ हो गई हैं, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, वो कमजोर हो गई हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, या तो उसको तार्किक तौर पर आप गिरा सकते हैं। हाँ। इस समय ताकत से उससे लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इस समय वो ज्यादा शक्तिशाली है। तार्किक तौर पर अगर गिरा सकते हैं आप, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में अगर राय बनवा सकते हैं आप, तभी उससे लड़ा जा सकता है। अन्यथा वो जैसे अश्वमेध का घोड़ा खोल दिया जाता था पहले, हाँ, बेलगाम, तो वो जहां जहां घूमता था, जहां जहां जाता था, वो राजा का राज हो जाता था। तो इस समय वो खुद ही अश्वमेध का घोड़ा हो गया है। आप बताइए, ये उसका एक दिन बयान में सुन रहा था कि ईरान के बाद जॉर्डन की बारी है, ईरान के बाद जॉर्डन को ठीक करेंगे। अरे भाई, केवल तेल की लड़ाई है, वो पूरी दुनिया के तेल भंडार पर अपना आधिपत्य चाहता है। हाँ। जिसको चाहे दें, जिसको चाहे न दें, क्योंकि तेल जो है वो विकास की मूल हम कह सकते हैं उसको। तेल की बड़ी आवश्यकता है, सबको आवश्यकता रहती है। तो जब तेल नहीं मिलेगा तो उस अनुपात में वो देश डेवलप नहीं हो पाएगा। हाँ। तो तेल को पूरी तरह वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। इसके लिए उसको जो भी करना होगा करेगा। बिल्कुल। रवि प्रताप जी, सरकार कह रही है कि हम भाई शांति के पक्षधर हैं, हम दोनों ही देशों के संपर्क में हैं। अरे मैडम, अगर शांति के पक्षधर हैं तो आप शांति के दूत बनिए ना, भगवान कृष्ण जैसे। महाभारत में भगवान कृष्ण शांति का दूत बन करके गए थे, और जब जरूरत पड़ा तो उस जरासंध को बड़ी टेक्निकली और बड़े मतलब यूं कहिए छद्म तरीके से मरवाया, जिसको मारना आसान नहीं था। समझ गई? तो उस तरीके का आप रोल निभाइए। आप तो विश्व गुरु हैं। आपकी सबसे सर्वाधिक आवश्यकता आज है विश्व को, क्योंकि विश्व तो एक बहुत बड़े भयावह युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, और इस युद्ध में हमारी भी क्षति हो रही है, क्योंकि हम 80% अपनी ऊर्जा की जरूरतें दूसरों से पूरी करते हैं। और जब तक हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आपको एक बड़े मार्मिक बात बताता हूं। हरदीप पुरी जी ने अभी 6 महीना पहले, 1 साल पहले इंटरनेशनल फोरम में कहा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमने एक्सप्लोर कर लिया है, इतनी अकूत भंडार वहां पे पेट्रोलियम की है कि भारत की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की हो जाएगी। और ये जान लीजिए कि बर्मा और वहां से इंडोनेशिया 150 साल से तेल निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम 2047 में तेल निकालेंगे। भारत के विकसित हो जाने के बाद आप तेल निकालेंगे। एक कुएं की डिगिंग में ओएनजीसी के डेटा के साथ बता रहा हूं कि 400 करोड़ आता है। अगर 100 कुएं भी आप खोद देती हैं तो केवल आपको 40,000 करोड़ रुपया लगेगा। और जिस दिन आप ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए, आपको विकसित होने से स्वयं नारायण भी नहीं रोक सकते। तो हमारे लिए तो ये जान लीजिए कि क्यों आप कुआं नहीं खोद रहे हैं, क्यों अंडमान निकोबार से नहीं निकाल रहे हैं, वहीं से निकाल करके इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य हो गया। तो ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ देश की सोचने वाले ये लोग नहीं है जो 12 साल से झुनझुने बजा रहे हैं। ये लोग तो कह रहे थे कि 100 सीटियां बना देंगे, 15 लाख लेकर के आ जाएंगे, 35 रुपया में डीजल पेट्रोल आपको दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां आपको दे देंगे, एकदम सब ग्रीन हो जाएगा, गुलाबी सपने हो जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन तो छोड़ दीजिए, सामान्य व्यक्ति का सामान्य दिन भी असामान्य हो गया। से अच्छे संबंध बना लेंगे तो क्या भारत बच जाएगा महंगाई की मार से? लेकिन नहीं, देखिए एक मिनट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। ईरान हमारा वो एक मित्र देश है। आप कहती हैं कि 71 में साथ नहीं था, जब वहां पे राजा पहलवी का शासन था, जो कि अमेरिका का पिछलग्गू था, तब हमारे साथ नहीं था। जब से ये खामनेई की सरकार आई थी, आपको याद होना चाहिए कि वो रुपए में हमको तेल देता था, और उसके 50-50, 60-60 हजार करोड़ रुपए हमारे यूको बैंक जैसे जो बीच में मीडिएटरी का काम करते हैं, भारत सरकार का पैसा पड़ा रहता था, उसका पैसा भारत सरकार के बैंक में था। 14,000 करोड़ उसने छोड़ दिया था इंटरेस्ट। तीसरी बात ये जान लीजिए कि जब हमें पाकिस्तान एक ओपेक कंट्रियों से मिलकर के यूएनओ में एक रिजोल्यूशन ला रहा था हमारे खिलाफ, तो उस समय हमारे विदेश मंत्री, ये 94 की बात है, दिनेश सिंह जी एम्स से उठ करके गए और यही ईरान वीटो लगा करके, यानी यूं कहिए कि उसका विरोध किया, और वो पास नहीं हो पाया इस्लामिक कंट्रियों के कारण। तो ईरान तो हमारा इस तरह का मित्र देश रहा है जिसने हमारे को चाबहार पोर्ट दे दिया था। चाबहार पोर्ट को अमेरिका के ट्रंप के कहने से इस बार हमने एक भी फंड अलॉट नहीं किया। अब ये बताइए कि हम डायरेक्ट अमेरिका को, पाकिस्तान को बाईपास करके और एशिया के देशों तक, हम मध्य एशिया तक पहुंच रहे थे, मिडिल ईस्ट तक हम जा रहे थे। उस चाबहार पोर्ट को भी इस बार फंड नहीं किया गया केवल ट्रंप के कहने कारण। तो ये बताइए कि हम ग्वादर जो पोर्ट है,
वहां को हम रोकने के लिए चाबहार पोर्ट हमको ईरान ने दिया था, तो कम से कम हम एक मीठे बोल तो बोल सकते। ये तो भसरना कर सकते हैं कि अमेरिका कौन होता है ऐसी बात करने वाला, किस देश में किसकी सरकार होगी वहां की जनता चुनती है, वहां का अमेरिका नहीं कहेगा कौन होगा। कल मान लीजिए आपके साथ होगा तो क्या कहेंगे आप? ठीक है नरेंद्र जी, अपनी बात रखिए। आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। जिस प्रकार से इस समय हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है तो मार तो हर कोई झेलेगा, हर देश पे इसका असर होगा। देखिए हमारी स्ट्रेटजी जो है क्या होनी चाहिए, इसकी बुनियाद हमारे पूर्वज लोग पहले ही डाल के गए हैं। हम पार्टी नहीं बनते थे, और दो देशों के युद्ध में हम पार्टी नहीं बनते थे। अगर हमको इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ती थी तो हम दोनों से कहते थे भाई युद्ध शांत करो, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारा स्वाभिमान सुरक्षित रहता था और हमारी बात गंभीरता से सुनी जाती थी। मुझे अटल जी की समय याद आ रही है, अटल जी ने भी जो काम करके वो गए हैं देश में, उनको युगों युगों तक याद किया जाएगा। बिल क्लिंटन ने उनको फोन किया कारगिल युद्ध के समान कि मियां नवाज शरीफ आ गए हैं, आप भी आ जाइए, बात हो जाए। क्लियर कट उसी फोन पर उन्होंने कह दिया कि जब तक 1 इंच भी जमीन पाकिस्तान के पास है कोई समझौते की बात नहीं होगी। उनसे कहिए कि पहले 1-1 इंच जमीन छोड़ें, तब उसके बाद बातचीत की बात आगे होगी। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने, बिल क्लिंटन ट्रंप से कमजोर राष्ट्रपति नहीं था। ये तो बीच में एक बार हार गए, वो लगातार 2 बार चुना गया था, वहां 2 बार से ज्यादा नहीं चुना जा सकता, तीसरी बार भी चुना जाता हूँ, इतना लोकप्रिय था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें ऐसा महसूस होता है, गलत भी हो सकता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी आवाज कुछ कमजोर हो रही है, जिसको बचाने की बहुत जरूरी है। वो आवाज जो मन चाहता बकता रहता है। भाई क्यों बकते हो भाई? तुम तय करोगे कि हम किससे तेल लें, किससे न तेल लें, हम किससे संबंध रखें, किससे न संबंध रखें। जहां तक ईरान की बात है, संबंध एक दिन में नहीं बनते, बिगड़ते हैं। संबंध जो है उसको बनाने के लिए भी समय लगता है और बिगड़ता एक जल्दी बिगड़ जाता है। तो संबंध अगर ईरान से इस समय जो है, ये दुनिया देख रही है कि हमारा झुकाव इजराइल और अमेरिका की तरफ ज्यादा हो गया है। ईरान से संबंध बनाने के लिए अब उसमें समय लगेगा और ईरान को जो घाव है उसको भी भरना पड़ेगा। ठीक है रवि प्रताप जी, अपनी बात कर। देखिए मैं 2 बातें कहना चाहूंगा बड़ी गंभीरता से, कि अरुणाचल प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति जब चाइना से मेल खाती है तो आज भी कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, और ईरान के साथ हमारी संस्कृति, सभ्यता और विरासत तीनों साझा होती है। इसके बाद भी हम ईरान के लिए एक मीठे बोल नहीं कह सकते, भत्सरना नहीं कर सकते उस पैसी ट्रंप का। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात। आप बताइए, जब 3 युद्ध हमारे पाकिस्तान के साथ हुए, 47, 65 और 71, और तीनों बार अमेरिका पक्ष बना था पाकिस्तान के साथ। 65 में पैटर्न टैंक दिया कि 1962 में हम चाइना से युद्ध हारे थे, तो पैटर्न टैंक दिया, और उसी पैटर्न टैंक में वो कह रहा था ऑपरेशन जिब्राल्टर चला करके कि हम लंच करेंगे, जा करके ब्रेकफास्ट करेंगे लाहौर में, लंच करेंगे दिल्ली में। ये उनकी मानसिकता हो गई थी उसी पैटर्न टैंक के आधार पे। 71 में 7वां बेड़ा उसका हिंद महासागर के पास आ गया था, और यही रसिया है, अगर वो नहीं भेजा होता अपना परमाणु पनडुब्बी और 7वां बेड़ा वापस नहीं गया होता, जो कि सबसे बड़ा युद्धक बेड़ा है, तो उस युद्ध का अंजाम कुछ और होता। तो हमारे जब द्विपक्षीय युद्ध हुआ देशों से, तो हमेशा अमेरिका एक पक्ष बना। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप आज की तारीख में पक्ष बन जाइए, बिल्कुल नहीं कहता, बनना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप जान लीजिए कि जिस तरह से ट्रंप, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप उठाए, ले जाकर के बंद कर दिए, विश्व का कोई देश नहीं बोला, तो उसका मन बढ़ा कि हम किसी के साथ कुछ कर सकते हैं। इसीलिए पहले दिन ईरान में उसने सोचा कि जो 46 इनके विशिष्ट जो मतलब हायरार्की के लोग हैं उनको खत्म कर देंगे तो ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन शायद ट्रंप को पता नहीं था कि वेनेजुएला जाना जाता है मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया पैदा करने के लिए, लेकिन ईरान जाना जाता है अपने लड़ाकेपन के लिए, पहलवानी के लिए और कटने मरने के लिए जाना जाता है। वो गलती कर बैठा ट्रंप। अब आज देखिए, कभी कह रहा है कि हम सोचेंगे, और आज अमेरिका में विरोध हो रहा है, तमाम उसके लोग, छोटे से देश ने उसको अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। हमारे बगल में श्रीलंका था, जिससे एक पनडुब्बी ईरान की खड़ा होने के लिए इजाजत मांगी, उसने तत्काल दिया।
लेकिन हमने हमारी जो पनडुब्बी हमारे बुलावे पे आई थी, यानी हमारी मेहमान पनडुब्बी थी, हमारी राष्ट्रपति को सलूट किया, उसको हिंद महासागर में मार दिया, और हमने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे मेहमान को छोड़ दो। आज हमारी सभ्यता कहती है कि आपके घर कोई अगर मेहमान जाता है और उसके ऊपर अगर आक्रमण होता है तो वो आंख पे ऊपर सीधा आक्रमण होता है, वो उस मेहमान के ऊपर आक्रमण नहीं है, वो हमारे बुलावे पे आया था। अन्यथा वो लोग मारे नहीं जाते, वो पनडुब्बी मारी नहीं जाती अगर वो हमारे निमंत्रण पे नहीं आई होती। वो इसी एश्योरेंस पे आई थी कि भारत के यहाँ जा रहे हैं और भारत की सीमाओं के अंदर या उस अंतरराष्ट्रीय सीमा में हमारी रक्षा जरूर करेगा। आपके यहाँ अगर कोई विवाद होता है तो आपके यहाँ कोई व्यक्ति तभी आता है जब उसको भरोसा होता है कि मैं इनके यहाँ जाऊंगा तो मेरी जान और मेरी इज्जत दोनों सुरक्षित रहेगी। तो सबसे बड़ी बात कि जब हमारी देश की अस्मिता को आज ठेंगा दिखा रहा है ट्रंप, और उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इतनी कमजोर विदेश नीति आज तक भारत की कभी नहीं रही और इतना लचर प्रधानमंत्री भारत का कभी नहीं रहा। 56 इंच का छाती ठोकने वाला प्रधानमंत्री जी आज 36 इंच का छाती ठोक के बता देते कि ट्रंप देखो मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मेरे न आगे कोई है न पीछे कोई है, मैं तो झोला लेके आया हूं, झोला लेके चल दूंगा, और तुम कहते हो मेरी राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए, भाड़ में जाए मेरी राजनीतिक करियर। जैसा कहा था मोदी जी ने कि व्यक्तिगत कीमत कुछ भी चुकानी पड़े, मैं अपने किसानों की और अपने मछुआरों की समझौते शहीदों पे समझौता नहीं करूंगा। तो कह देते ट्रंप से कि मेरी व्यक्तिगत चाहे जो भी हानि हो लेकिन भारत की साख को न गिरने देंगे न मिटने देंगे। भारत जैसा था वैसे ही रहेगा और कल तक रहेगा जैसा था। ठीक है, भारत का क्या रुख होना चाहिए इस पूरे मुद्दे पर नरेंद्र जी? सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत को अपनी संप्रभुता, अपना स्वाभिमान बचाने का वो सब प्रयास करना चाहिए जो उचित हो। अपने देश को युद्ध जैसी स्थिति से बचाते हुए ट्रंप की बातें, अमेरिका की जो बातें हैं उसका शालीनता के साथ जवाब दिया जाना चाहिए और ठीक ठाक फोरम पर दिया जाना चाहिए। क्योंकि महंगाई तो हम झेल जाएंगे, खाएंगे तो है ही, मरेंगे तो है नहीं भूख से, उतनी व्यवस्था उतना हमारा किसान दे देता है। लेकिन अगर एक बार इज्जत चली गई तो फिर वो वापस आने से रही। तो मुझे लगता है कि भारत को सबसे पहले जो इस तरीके का अनाप शनाप बयानबाजी अमेरिका से हो रही है, खासतौर पर ट्रंप और उसके साथी संगी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका विरोध होना चाहिए शालीनता के साथ। ऐसा नहीं कि लड़ाई करने की जरूरत है या किसी को तेज बोलने की जरूरत है, शालीनता के साथ ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए। भारत ने जो भी चीजें कही हैं शालीनता के साथ कही हैं, शायद इसीलिए भारत की बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। आप बताइए, मामूली बात है, उस समय भी अमेरिका, सोवियत संघ के जाने के बाद अमेरिका जो है हमेशा शक्तिशाली रहा है। मनमोहन सिंह जैसा आदमी, उसने कहा नहीं इराक पर आपने गलती की आक्रमण करके, और अमेरिका में जाके कहा। तो ये भारत की नीति रही है, सही को सही और गलत को गलत कहने की नीति रही। इसलिए भारत की बात को लोग गंभीरता से लेते थे और भारत के नेताओं को भी गंभीरता से लिया। आज ही मैं कोई पोस्ट देख रहा था कि रोनाल्ड रीगन जो है वो राजीव गांधी को छाता लेकर के गाड़ी तक छोड़ने जा रहे हैं, छाता अपना पकड़े हैं और राजीव गांधी आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे छाता पकड़े हैं। ये आपकी स्थिति रहती थी, ये आपकी स्थिति, ये इसमें कमी आई है। इसमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। राजनीतिक विरोध, वैचारिक विरोध अपनी जगह है और देश की अस्मिता अपनी जगह है। ठीक है, आप दोनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिडिल ईस्ट में एक तरफ तनाव है तो दूसरी तरफ लगातार भारत में इसको लेकर बयानबाजी का दौर देखने को मिला है। तो आज बजट सत्र का दूसरा चरण का पहला दिन था, और लेकिन जिस प्रकार से दोनों ही तरफ से जबरदस्त तरीके से बयानबाजी का दौर देखा गया, क्योंकि एक तरफ जहां युद्ध का तनाव है तो दूसरी तरफ भारत की क्या स्ट्रेटेजी है, विदेश नीति क्या है, और ट्रंप के लगातार बयानबाजी को मद्देनजर उसका हवाला देते हुए सरकार को घेरने का एक मौका भी विपक्ष छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर अपना क्या कुछ बयान क्लियर करती है और कल का दिन